दोस्तों, वेलकम टू अपना सपना JRF एंड वेलकम टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं PYQs प्रैक्टिस फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो जो पेपर हमारा दिसंबर 2019 में हुआ था, इस पेपर के अंदर जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन आए हुए हैं उन सबको हम आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखते हैं अपना सबसे पहला क्वेश्चन कौन सा है। तो ये आया हुआ है यूनिट नंबर 1 यानी बायोकेमिस्ट्री से, और बायोकेमिस्ट्री में भी टॉपिक है विटामिन, वहां से क्वेश्चन आया है। तो विटामिन की डेफिशिएंसी से कौन कौन सी डिजीज होती है ये आपको बताना है। तो दिया है विटामिन A, B12, D एंड K। ठीक है, तो देखिएगा विटामिन जो A होता है उसकी डेफिशिएंसी से डिजीज होती है, उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, मतलब अगर विटामिन A की डेफिशिएंसी हो जाए तो उससे जो डिजीज होती है वो होगी नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, B1 से होता है बेरीबेरी, B2 से होता है एरिबोफ्लेवियोसिस, और B3 से होता है प्लेग्रा, B5 से होता है पैरेस्थेसिया, और B6 से होता है एनीमिया, B7 से होता है डर्मेटिस और एंटेरिटिस, और B9 और 12 से होता है एनीमिया। B17 से होता है कैंसर, और विटामिन C से होता है स्कर्वी रोग, और D से होता है रिकेट्स, E से होता है लेस फर्टिलिटी, और K से होता है नॉन क्लोटिंग ऑफ ब्लड, यानी ब्लीडिंग होने पर, कोई कट लगने पर अगर ब्लड क्लोट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब विटामिन K की कमी है। ठीक है, चलिए एक बार मैच कर लेते हैं। तो विटामिन A से होता है नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमारा फर्स्ट का हो जाएगा C, और फर्स्ट का C हमें 3 ऑप्शन में दिया है, एक में नहीं दिया है, फोर्थ में, इसलिए हम इसको यहीं पर कट कर देंगे। इसके बाद देखिए B12 से क्या होता है, एनीमिया होता है, तो सेकंड का हो जाएगा A, और सेकंड का A हमें दिया है फर्स्ट में और थर्ड में, तो हम सेकंड को भी कट कर सकते हैं। विटामिन D से क्या होता है, रिकेट्स हो जाता है, तो थर्ड का हो जाएगा D, थर्ड का है D, और थर्ड का D हमें दिया है केवल फर्स्ट में। तो जब जो बोन होती हैं वो फ्रेजाइल हो जाती हैं, जल्दी उनमें फ्रैक्चर हो जाता है, तो यानी विटामिन D की कमी रहती है। और जो K होता है उससे क्या होगा कि कोई भी अगर चोट लगती है ब्रेन में या फिर कुछ भी हो जाता है ब्लीडिंग पर, तो क्लोटिंग नहीं होती है, जिससे कि सबडर्मल हेमोरेजिंग कंडीशन हो जाती है। ठीक है, तो K का हो जाए, मतलब कि जो फोर्थ है उसका हो जाएगा B, फोर्थ का B, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। आप इस पूरे चार्ट को एक बार याद कर सकते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन अगेन ये भी यूनिट नंबर 1 से ही आया हुआ है, यानी बायोकेमिस्ट्री से, और देखिए क्या दिया है हमें। गिवन बिलो आर सम फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज इन द कॉलम X एंड देयर मैनिफेस्टेशन इन द कॉलम Y, मतलब प्रॉपर्टी आपको X में दी है, उससे क्या होता है वो आपको Y में बताया हुआ है। मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। तो फर्स्ट में दिया है पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, आइसोलेटेड एक्स ऑर्बिटल ओवरलैप में क्या होता है, एरोमेटिसिटी क्या होता है, और डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है। तो पहले बात करते हैं पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की। तो आपने अगर थोड़ा भी केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा है तो आपको पता होगा इस टर्म के बारे में, दैट इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है कि किसी भी एटम की ये एबिलिटी कि वो किसी दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है, उसे बोलते हैं उस एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, तो देखो मानो यहाँ पर कोई एक एटम है, मान लेते हैं ये कोई भी एक एटम है Z, और इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ज़्यादा है, मतलब कि कोई भी इसके पास अगर आता है, कोई भी एटम इसके आसपास भी आता है तो वो इसके इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर लेता है। तो मानो यहाँ पर जो है कोई भी एटम आया है, और इस एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है इसने इन इलेक्ट्रॉन को अपने साइड में जो है अट्रैक्ट कर लिया है। अब इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन तो थे ही, इसने इस एटम के इलेक्ट्रॉन को भी अपने साइड अट्रैक्ट कर लिया है, तो इस पर आता है नेगेटिव चार्ज, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन का जो अमाउंट है, इलेक्ट्रॉन का जो इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा हो गया है। और ये जो एटम है मान लेते हैं इसको X, तो इसके पास क्या है, इसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन थे लेकिन वो भी इसके पास चले गए हैं, तो इस पर आता है पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो देखिए लिखा क्या है, एन एटम विथ ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डेवलप्स अ नेगेटिव चार्ज एंड द एटम अटैच्ड टू इट डेवलप्स अ पॉजिटिव चार्ज। मतलब एक ऐसा एटम जिसके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है,
तो वो क्या करता है, अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज को डेवलप कर लेगा किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करके, और जो उससे जुड़ा हुआ है, जिसका इलेक्ट्रॉन उसने लिया है, उसके ऊपर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। दिस इंड्यूस्ड चार्ज अफेक्ट द सोल्युबिलिटी ऑफ द कंपाउंड इन द सॉल्वेंट। इस वजह से उस सब्सटेंस की, उस कंपाउंड की जो सोल्युबिलिटी होती है सॉल्वेंट के अंदर, वो अफेक्ट हो जाती है। ठीक है, अ पोलर कंपाउंड गेट्स इजीली डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एज पोलर इंटरेक्शंस डेवलप बिटवीन द टू। अब देखो क्या है कि अगर मैं इन दोनों को अब पानी के अंदर डिसॉल्व करती हूँ, तो पहले इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, इसके ऊपर भी कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे ही दोनों आपस में आए, एक दूसरे के पास आए हैं, तो इस पर आ गया है नेगेटिव चार्ज, इस पर आ गया है पॉजिटिव चार्ज। मतलब इनकी जो पोलैरिटी है वो बढ़ गई है। पोलैरिटी क्या होता है कि इनके पास कोई डिफरेंस है, चार्ज का डिफरेंस है, एक के पास नेगेटिव है, एक के पास पॉजिटिव है, तो इनकी पोलैरिटी बढ़ गई है, तो मतलब ये पोलर हो गए हैं। और अगर ये सोलवेंट भी क्या है, पोलर है, ये सोलवेंट भी अगर पोलर है तो ये भी पोलर हो गए हैं, सोलवेंट भी पोलर है, तो अब ये अच्छे से डिसॉल्व हो पाएंगे इस अपने सोलवेंट के अंदर, क्योंकि इनकी पोलैरिटी लगभग सेम हो गई है। एक कॉन्सेप्ट हम पढ़ते हैं लाइक डिसॉल्व लाइक, जो जैसा होता है वो उसको उसके अंदर वही चीजें डिसॉल्व होती है। अगर ये पोलर है पूरा सोलवेंट और ये भी अब पोलर हो गए हैं, तो ये आराम से डिसॉल्व हो पाएंगे। ठीक है, तो इन चार्ज के कारण होता क्या है कि उस कंपाउंड का जो सोल्युबिलिटी होता है सॉल्वेंट के अंदर वो अफेक्ट होता है। और मानो अगर ये नॉन पोलर है, सॉल्वेंट अगर नॉन पोलर है, अब ये पोलर हो गए हैं, तो अब ये डिसॉल्व नहीं हो पाएंगे, यानी कि वो अफेक्ट करता है, आइदर पॉजिटिव इफेक्ट डले या फिर नेगेटिव इफेक्ट डले। ठीक है, अब पोलर कंपाउंड, अगर पोलर है कंपाउंड तो उनका जो डिसॉल्व होने की जो पावर है वो बढ़ जाती है, अगर नॉन पोलर में वो डिसॉल्व हो रहे हैं तो वो घट जाती है। तो हम ये बताते हैं कि जो पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो एटम के सॉल्वेशन को बताती है कि वो कितने हद तक किसी भी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो सकता है। ये हमें कौन बताएगा, पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और ये क्या होता है कि वो कितने, उसके पास कितनी पावर है कि वो किसी दूसरे के इलेक्ट्रॉन को अपने साइड अट्रैक्ट कर सकता है। ठीक है, तो देखिए, तो जो पोलिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो हमें बताता है सॉल्वेशन ऑफ एटम, यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड, और ए का सेकंड हमें दिया है केवल एक ही ऑप्शन में जो कि है थर्ड, तो यहाँ पर हमारा थर्ड जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। देखिए आगे दिया है आइसोलेटेड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप। इसमें क्या होता है कि जिस भी कंपाउंड के पास पाई ऑर्बिटल होते हैं, मतलब डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है, तो उसमें पाई ऑर्बिटल आता है। अब ये जो पाई होते हैं बनते कैसे हैं, इस तरीके से बनते हैं। ये कोई दूसरा एटम है, ये इसका पाई ऑर्बिटल है, और ये जो पाई ऑर्बिटल होते हैं ये अपने इस तरीके से साइड बाय ओवरलैपिंग करते हैं, ये साइड से ओवरलैप करते हैं। जैसे मैं हूं यहाँ और कोई दूसरा पाई ऑर्बिटल ही है, तो वो साइड से, हम साइड से ऐसे हाथ हैंडशेक करते हैं, तो हम साइड ओवरलैपिंग करते हैं। तो जो पाई ऑर्बिटल होते हैं वो साइड में इस तरीके से ओवरलैप करते हैं। अब देखो ये दो एटम है, एक ये है और एक ये है, इसके ऑर्बिटल है, ये इसके ऑर्बिटल है, ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, साइड ओवरलैपिंग कर रहे हैं। तो क्या अब ये रोटेट कर सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। अगर मानो इसको रोटेट करना है तो ये जो होता है, मतलब ये जो बॉन्डिंग हुई है, साइड जो ओवरलैपिंग हुई है, ये रिस्ट्रिक्शन लगाती है, मतलब ये एक तरीके से बाउंड्री सेट कर देती है कि तुम केवल इतने ही रोटेट कर सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अगर सिग्मा बॉन्डिंग होती है, जैसे देखो अगर ये कोई एटम है और ये कोई एटम है, तो अगर ये इस तरीके से बॉन्डिंग करते हैं तो आराम से ये रोटेट कर सकते हैं। लेकिन जब ये दो तरफ से बंध जाते हैं, मतलब इस साइड से भी बॉन्डिंग हो गई है, इस साइड से भी, तो रोटेट अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो जब कभी भी पाई ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं तो वो रोटेशन में रिस्ट्रिक्शन ला देते हैं, रुकावट लेके आते हैं। ठीक है, तो आइसोलेटेड पाई ऑर्बिटल ओवरलैप को क्या करते हैं, रिस्ट्रिक्शन, मतलब जो ओवरलैपिंग होती है तो वो रोटेशन को रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो बी का हो जाएगा थर्ड, यहाँ आपको बी का थर्ड ही दिया है। इसके बाद है एरोमेटिसिटी और एक होता है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। चलिए इनके बारे में भी देख लेते हैं। देखिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई भी कंपाउंड है तो वो कितना एनर्जी को अपने अंदर होल्ड कर रहा है, इलेक्ट्रिक एनर्जी उसके पास है, वो बताता है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, तो डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है,
क्वांटिटी मेजरिंग द एबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस टू स्टोर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी सब्सटेंस अपने इलेक्ट्रिक फील्ड में कितनी इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर कर सकता है, इसे बोलते हैं उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है। एरोमेटिसिटी क्या होता है? इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ मॉलिक्यूल दैट गिव्स देम इंक्रीज स्टेबिलिटी। इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ साइक्लिक प्लेनर मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर विद रेजोनेटिंग पाई बॉन्ड्स। एरोमेटिक मॉलिक्यूल्स आर वेरी स्टेबल एंड डू नॉट ब्रेक इजली। जैसे हम बेंजीन रिंग जो पढ़ते हैं वो क्या है? एक एरोमेटिक कंपाउंड है, क्योंकि इसमें ये रिंग बनती है। तो एरोमेटिसिटी क्या होता है कि एरोमेटिक एक रिंग की फॉर्मेशन होती है जिसमें साइक्लिक स्ट्रक्चर होती है, वो प्लेनर होते हैं। ठीक है। और अपने जो पाई बॉन्ड होते हैं उनको रेजोनेट करते हैं। मतलब जैसे कि जो पाई इस तरीके से डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, यहाँ डबल बॉन्ड है, तो जब भी डबल और ट्रिपल बॉन्ड आता है तो उसमें पाई बॉन्डिंग होती है। जैसे अभी हमने देखा था, अगर डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो पाई बॉन्डिंग होती है, मतलब पाई जो ऑर्बिटल होते हैं वो ओवरलैप करते हैं। तो ये क्या कर रहे होते हैं? अपने जो पाई ऑर्बिटल है, जो अपने इस तरीके से पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनको ये रेजोनेट कर रहे होते हैं। मतलब अगर अभी यहाँ है तो ये यहाँ और ये यहाँ आ जाता है इस तरीके से। ठीक है। तो एरोमेटिसिटी क्या बताती है? कंपाउंड की प्लेनरिटी बताती है। और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बताता है उनका चार्ज सेपरेशन, मतलब वो कितने इलेक्ट्रिक एनर्जी को होल्ड कर रहे हैं, तो कितना चार्ज का सेपरेशन होगा। और ये बताता है प्लेनरिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। यानी कि यहाँ पर थर्ड ऑप्शन जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आया हुआ है यूनिट नंबर 7 से, यानी एनिमल फिजियोलॉजी से क्वेश्चन आया हुआ है। कॉलम ए के अंदर आपको लिगेंड्स के नाम दिए हैं और कॉलम बी के अंदर आपको रिसेप्टर का नाम दिया। अच्छा ठीक है। ये आया हुआ है यूनिट नंबर 4 से, यानी सेल कम्युनिकेशन एंड सेल सिग्नलिंग से। ए में दिया है आपको लिगेंड का नाम और बी में दिया है कि ये लिगेंड जो है उनका रिसेप्टर कैसा है। एक तरीके से ये आपको बताया हुआ है, मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए यहाँ दिया है सेरोटोनिन, इंटरफेरेंस, ग्लाइसिन और इंसुलिन। चलिए देखते हैं कि इनके लिगेंड कौन से हैं। तो इंसुलिन एक हार्मोन होता है, और कैसा हार्मोन है? प्रोटीन से बना हुआ हार्मोन होता है। इसका रिसेप्टर है आरटीके, रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज, जिसमें कि जो रिसेप्टर होता है उसके पास काइनेज की एक्टिविटी होती है। रिसेप्टर के पास ही काइनेज की एक्टिविटी होती है, इसलिए इसको हम रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद जो इंटरफेरेंस होते हैं उनमें टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है कि रिसेप्टर होता है लेकिन उस रिसेप्टर के पास काइनेज एक्टिविटी नहीं है, ये प्रोटीन से जुड़ा होता है, उसके पास काइनेज की एक्टिविटी होती है। दोनों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर रिसेप्टर के पास ही काइनेज एक्टिविटी है, लेकिन यहाँ पर रिसेप्टर से एक प्रोटीन जुड़ा हुआ है, उसके पास काइनेज एक्टिविटी है। और टायरोसिन का मतलब है कि ये ऐसे प्रोटीन हैं जो कि टायरोसिन पर फॉस्फेट को ऐड करते हैं। काइनेज मतलब ऐसा प्रोटीन, ऐसा एंजाइम जो कि फॉस्फेट को ऐड करता है, और कहाँ कर रहा है? टायरोसिन पर। तो ये टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर होते हैं, जबकि ये रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज मतलब ये रिसेप्टर ही काइनेज की तरह एक्ट करते हैं। इसके बाद जो ग्लाइसिन होता है, ग्लाइसिन क्या है? पेंटामेरिक लिगेंड होता है गेटेड आयन चैनल। मतलब इसका जो रिसेप्टर है वो कैसा है? पेंटामेरिक लिगेंड गेटेड आयन चैनल है। मतलब एक ऐसा चैनल है जो कि आयन को ट्रांसपोर्ट करता है जब उससे ग्लाइसिन बाइंड हो जाता है। और मेनली यहाँ पर हम बात करते हैं क्लोरीन आयन की। इसके बाद सेरोटोनिन जो है उसका रिसेप्टर है GPCR, यानी जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। ओके, चलिए मैच कर लेते हैं। सेरोटोनिन अभी हम देख के आए हैं GPCR। तो बाइंडिंग एक्टिवेट अ जी प्रोटीन विच एक्टिवेट और इनहिबिट एन एंजाइम दैट जनरेट अ स्पेसिफिक सेकंड मैसेंजर एंड ओपन आयन चैनल। तो ये क्या है? GPCR ही होता है। तो सेरोटोनिन यानी ए का हो जाएगा 1। तो ए का 1 हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया है, तो यहाँ पर भी हम केवल एक ही मैचिंग से अपने सही आंसर पर आ गए हैं। इंटरफेरेंस देखो क्या होते हैं? बाइंडिंग इंटरफेरेंस हमने कहाँ देखा है? ये है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड प्रोटीन से। तो देखिए बाइंडिंग कॉज रिसेप्टर मोनोमर टू डाइमराइज,
मतलब कि ये जो रिसेप्टर होते हैं ये मोनोमर फॉर्म में है इस तरीके से, लेकिन जैसे लिगेंड बाइंडिंग होता है तो ये इसके पास में आकर के डाइमर की फॉर्मेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बाइंडिंग की वजह से, इस इंटरफेरन की बाइंडिंग की वजह से ये जो रिसेप्टर होता है वो डाइमेराइज हो जाता है। डाइमेरिक रिसेप्टर देन इंटरेक्ट विद एंड एक्टिवेट वन और मोर साइटोसोलिक टायरोसिन प्रोटीन काइनेज। और जब ये रिसेप्टर डाइमर बन जाता है उसके बाद ये एक्टिवेट करता है एक ऐसे प्रोटीन को जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट है और उसके पास टायरोसिन को फॉस्फोराइलेट करने की एक्टिविटी है, यानी कि टायरोसिन काइनेज। तो ये कैसा हुआ, ये हुआ टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर। तो यानी कि बी का हो जाएगा सेकंड, यहाँ पर बी का सेकंड ही दिया है। ग्लाइसिन क्या है, एक पेंटामेरिक लिगेंड गेटेड आयन चैनल होता है जो कि इसका रिसेप्टर की तरह काम करता है। तो बाइंडिंग चेंज द कन्फर्मेशन ऑफ द रिसेप्टर सो दैट स्पेसिफिक आयन फ्लो थ्रू इट, मतलब इसकी बाइंडिंग से वहाँ आयन का ट्रांसपोर्ट होता है। तो सी का हो जाएगा थर्ड। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन हार्मोन है जिसका रिसेप्टर होता है आरटीके। तो बाइंडिंग लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ इंट्रिंसिक टायरोसिन काइनेज एक्टिविटी, मतलब यहाँ पर रिसेप्टर ही काइनेज होता है। तो डी का हो जाएगा फोर्थ, यानी कि ये सारे ऑलरेडी मैच हैं और यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 6 से हम इसको मान सकते हैं, यानी कि प्लांट फिजियोलॉजी में जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट वाला जो कॉन्सेप्ट है वहाँ से क्वेश्चन आया हुआ है। देखिए यहाँ पर आपको दिया है मेटाबोलाइट्स का नाम, यहाँ दिया है प्लांट का नाम जहाँ से हम इस मेटाबोलाइट को लेते हैं और इसका यूज़ क्या है, किस तरीके से हम इनको इस्तेमाल करते हैं, वो आपको यहाँ दिया हुआ है। मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर सही है। तो देखिए डिगोसिन एक मेटाबोलाइट है जिसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द डिजिटेलिस पुरपुरिया से। कैसा नाम है, डिजिटेलिस पुरपुरिया। तो डिगोसिन जो है हम लेते हैं डिजिटेलिस पुरपुरिया से और ये कैसा होता है, यहाँ पर लिखा है जो डिगोसिन है ये डिजिटेलिस से एक्सट्रैक्ट किया जाता है और ये एक कार्डियक एलिमेंट है, मतलब कि हार्ट रिलेटेड जो डिजीज होती हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है अगर एक ऑप्टिमम डोज में इसको दिया जाए, ठीक है। तो डिगोसिन है उसका थर्ड है और एस है, यानी कि ए थर्ड और एस। तो देख लेते हैं ए थर्ड और एस केवल हमें यहाँ पर भी एक में दिया है, तो केवल एक ही मैचिंग से हम अपने सही आंसर पर आ गए हैं। सेलिचिन है, देख लेते हैं इसको भी। सेलिचिन जो है विलो ट्री से मिलता है और एस्पिरिन में यूज़ किया जाता है। मॉर्फिन क्या है, पेपेवर से मिलता है और ये एक नर्कोटिक एनाल्जेसिक है। और आर्टिमिसिन ये आर्टिमिसिया से मिलता है और एंटी मलेरियल ड्रग है, मतलब मलेरिया से लड़ने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो सेलिसिन क्या है, ये मिलता है विलो ट्री से और ये क्या है, एस्पिरिन होता है, मतलब इससे एस्पिरिन वगैरह बनाया जाता है। तो B4 और Q, B4Q, ठीक है। मॉर्फिन ये मिलता है हमें पेपेवर सोमनीफेरम से और ये क्या होता है, नैरकोटिक एनाल्जेसिक होता है, यानी कि C2T। और आर्टिमिसिन मिलता है हमें आर्टिमिसिया से और ये एंटी मलेरियल ड्रग होती है, यानी कि D1R, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। ये भी यूनिट नंबर 6 से है और ये फाइटो हार्मोन से आया हुआ है। कॉलम 1 में आपको हार्मोन का नाम दिया है, कॉलम 2 के अंदर उनके रिसेप्टर का पोजीशन बताया हुआ है और कॉलम 3 के अंदर वो किस तरीके से सिग्नलिंग करते हैं ये आपको बताया हुआ है, ठीक है। देखिए बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। ऑक्सिन और जिब्रेलिन जो होता है उनके रिसेप्टर सोल्यूबल होते हैं, इसका मतलब है कि सेल के अंदर होते हैं, साइटोप्लाज्म में होते हैं या फिर न्यूक्लियस में हो सकते हैं। और ये काम कैसे करते हैं, विद द प्रोटियोसोमल मीडिएटेड प्रोटीन डिग्रेडेशन से, मतलब इनके जो इनहिबिटर होते हैं, ऑक्सिन के जिब्रेलिन के जो इनहिबिटर होते हैं उनको वो डिग्रेड करते हैं विद द हेल्प 26 प्रोटियोसोमल मशीनरीज, ठीक है। तो ए बी और सेकंड देखो अगेन केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। साइटोकाइनिन और ब्रेसिनोस्टेरॉइड जो होते हैं उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि ट्रांस मेम्ब्रेन रिसेप्टर हैं और वो काम करते हैं
फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन, मतलब इनके जो इनहिबिटर होते हैं उस पर से वो फोस्फेट को हटा देते हैं तो वो इनएक्टिव हो जाते हैं, और जब ये सिग्नलिंग नहीं चल रही होती है तो फोस्फेट उन पर ऐड हो जाता है तो फिर वो एक्टिव हो जाते हैं। तो ये काम करते हैं विद द हेल्प ऑफ फोस्फोराइलेशन एंड डीफोस्फोराइलेशन, यानी कि BA1, ठीक है। तो सेकेंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ये आया हुआ है यूनिट नंबर 9 डाइवर्सिटी से, और यहाँ आपको दिया है टैक्सा दिया है इस कॉलम में, और यहाँ दिया है उसका जीनस। आपको मैच करना है कि कौन सा आंसर सही है। देखिए एस्कोमाइकोटा, अच्छा ये किसके हैं, ये फंगस के बारे में दिए हैं, ये फंगस का टैक्सा है और ये जीनस है। तो एस्कोमाइकोटा जो है वो आते हैं एर्सीफी जीनस में, और जो बेसिडोमाइकोटा होते हैं वो आते हैं यूस्टिलैगो में, जाइगोमाइकोटा जो है वो आते हैं राइजोपस में, और ऊमाइकोटा जो है वो आते हैं पाइथियम में। देखो ये बातें बिल्कुल याद करने की हैं, इसमें मैं कुछ समझा नहीं सकती हूँ, बस आपको ये चीज़ें याद रखनी होंगी, ठीक है। तो एस्कोमाइकोटा क्या है, एस्कोमाइकोटा आता है एरिसीफी जीनस में, यानी ए का है सेकंड, और देखिए ए का सेकंड हमें दिया है 2 ऑप्शन में, फर्स्ट में और सेकंड में। बेसिडोमाइकोटा आता है यूस्टिलैगो में, यानी बी का हो जाएगा 4th, और बी का 4th केवल हमें एक ही ऑप्शन में दिया है, दैट इज द फर्स्ट। जाइगोमाइकोटा शायद राइजोपस था, हाँ जाइगोमाइकोटा आता है राइजोपस में, यानी सी का 1 और डी का 3rd। तो फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये आया हुआ है यूनिट नंबर 8, यस यूनिट नंबर 8, यानी कि जेनेटिक्स से क्वेश्चन आया हुआ है, और जेनेटिक्स में भी जो टॉपिक है ABO ब्लड ग्रुप से, जो ह्यूमन के अंदर मिलता है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए इसमें कॉलम X के अंदर आपको दिया है ब्लड ग्रुप का टाइप, यानी A ब्लड ग्रुप है, B है, AB है या O है, और कॉलम Y के अंदर दिया है कि जो सेल होते हैं RBC जो होता है उसकी सरफेस पर कुछ एंजाइम्स होते हैं जो ये डिसाइड करते हैं कि कौन सा ब्लड ग्रुप होगा। उन एंजाइम का नाम यहाँ पर दिया है, और आपसे पूछा है कि अगर A ब्लड ग्रुप है तो कौन सा एंजाइम होगा, B है तो कौन सा है, और AB है, O है तो कौन सा है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए अगर कोई भी ब्लड ग्रुप है, किसी भी टाइप का है, A है, AB है, B है या O है, सभी के अंदर जो फ्यूकोज ट्रांसफेरेज एंजाइम होता है ये तो प्रेजेंट होगा, ठीक है। फ्यूकोज ट्रांसफेरेज सभी के अंदर मिलेगा। जो O ब्लड ग्रुप होता है उसमें केवल ये ही एंजाइम मिलता है, दैट इज फ्यूकोज ट्रांसफेरेज। A की अगर बात करें तो A में ये मिलेगा फ्यूकोज ट्रांसफेरेज, B में भी ये मिलेगा और AB में भी ये मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ और भी होते हैं। जैसे अगर केवल खाली A ब्लड ग्रुप है तो उसमें फ्यूकोज ट्रांसफेरेज होगा, साथ साथ एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज भी होता है। जबकि अगर B की बात करें तो फ्यूकोज ट्रांसफेरेज भी होगा और गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज होता है। और AB की बात करें तो देखो A है, B है, तो A वाला एंजाइम भी होगा, B वाला भी होगा, और ट्रांसफेरेज तो होता ही है, तो फ्यूकोज ट्रांसफेरेज भी होगा, एन एसिटाइल गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज भी होता है और गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज भी होता है। तो ये चारों एंजाइम मिलते हैं हमें AB के अंदर। चलिए मैच कर लेते हैं। और क्वेश्चन में हमसे पूछा है नॉट करेक्ट, बताना है कि गलत कौन सा है। तो देखिए फर्स्ट में लिखा है कि जो A है उसका 1 है और सेकंड है। A का 1 है मतलब इसमें फ्यूकोज ट्रांसफेरेज भी होता है और गैलेक्टोज एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज भी होता है, तो बिल्कुल सही बात है। तो ये ऑप्शन हमारा सही है, लेकिन हमसे पूछा है गलत, तो मतलब ये हमारा आंसर नहीं है। वैसे तो ये सही है लेकिन हमारा आंसर नहीं है। सेकंड में दिया है कि B का 1 है और 3rd, यानी B में फ्यूकोज ट्रांसफेरेज भी होता है और गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है। थर्ड में दिया है कि AB के पास ये तीनों होते हैं, फ्यूकोज ट्रांसफेरेज भी होता है, गैलेक्टोज एन एसिटाइल ट्रांसफेरेज भी होता है और गैलेक्टोज ट्रांसफेरेज भी होता है, तो ये ऑप्शन भी सही है, लेकिन हमारा आंसर नहीं है। और फिर लास्ट में दिया है कि जो O होता है उसके पास भी ये तीनों होते हैं, लेकिन ये गलत है। O के पास केवल फ्यूकोज ट्रांसफेरेज होता है, तो ये ऑप्शन गलत है और यही हमारा सही आंसर है, क्योंकि हमसे गलत पूछा है। तो फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं नेक्स्ट। ये आया हुआ है यूनिट नंबर
2 से, यानी कि सेल बायोलॉजी में जो साइटोस्केलेटन वाला पार्ट है वहां से क्वेश्चन आया हुआ है। कॉलम ए में आपको दिया है इनके पार्ट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट, माइक्रोट्यूब्यूल्स, एक्टिन फिलामेंट, और कॉलम बी के अंदर आपको इनके फंक्शन दिए हुए हैं कि क्या काम करते हैं बॉडी के अंदर। मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, एक्टिन फिलामेंट जो होते हैं वो सेल की जो शेप होती है उसको मेंटेन करते हैं और लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, चलने फिरने में सेल की ये हेल्प करवाते हैं और उसकी शेप को भी मेंटेन रखते हैं। जबकि माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो जो सेल के अंदर ऑर्गेनेलीज होती हैं उनकी पोजीशन को मेंटेन करते हैं और साथ साथ इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करते हैं। यानी सेल के अंदर ही अगर चीज़ें ट्रांसपोर्ट करनी, जैसे देखो यहाँ है कोई प्रोटीन, यहाँ है उसको यहाँ जाना है, तो इसमें माइक्रोट्यूब्यूल्स हेल्प करेंगी। इंटरमीडिएट फिलामेंट जो होते हैं ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं। इंटरमीडिएट फिलामेंट क्या करते हैं, प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ, तो यानी ए का हो जाएगा थर्ड। और ए का थर्ड हमें 2 ऑप्शन में दिया है, फर्स्ट में नहीं है, सेकंड में नहीं है, तो उसको कट कर देते हैं। माइक्रोट्यूब्यूल्स क्या करते हैं, ये मेंटेन करते हैं पोजीशन ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एंड प्रोवाइड करते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्ट, यानी कि बी का हो जाएगा सेकंड। बी का सेकंड हमें केवल थर्ड में दिया है। एक्टिन फिलामेंट क्या करेंगे, शेप को मेंटेन करेंगे और लोकोमोशन में हेल्प करेंगे, यानी सी का हो जाएगा 1। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है रिसेप्टर से ही, यानी कि यूनिट नंबर 4 से ही ये क्वेश्चन है। इसमें दिया है कॉलम एक्स के अंदर आपको बताया है सेकेंडरी मैसेंजर, मतलब जब सिग्नलिंग होती है, और कॉलम वाई में दिए हैं आपको हॉर्मोन्स के नाम। तो जब ये हॉर्मोन्स या लिगेंड बाइंड करता है अपने रिसेप्टर पर तो किस टाइप के सेकेंडरी मैसेंजर फॉर्म होते हैं ये आपको मैच करके बताना है। तो हार्मोन दिया है यहाँ पर लेप्टिन है, IGF-1 है और ऑक्सीटोसिन है, सोमैटोस्टेटिन है और ANF है, यानी एंटी न्यूरेटिक फैक्टर है। चलिए देख लेते हैं। तो लेप्टिन जो लिगेंड है, यानी कि हार्मोन जो है लेप्टिन, इसका रिसेप्टर होता है जैकस्टेट। ठीक है, जैकस्टेट आता है टायरोसिन काइनेज एसोसिएटेड रिसेप्टर में, जो अभी हम देख के आए थे, मतलब ऐसे रिसेप्टर जिनसे कि प्रोटीन काइनेज अलग से बाइंड होता है, मतलब खुद के पास उनके पास प्रॉपर्टी नहीं है। तो जैकस्टेट जो रिसेप्टर है उसका लिगेंड होता है लेप्टिन हार्मोन। IGF की बात करें तो ये ग्रोथ फैक्टर है, इसका रिसेप्टर है RTK, यानी कि रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज। ऑक्सीटोसिन जो है इसका रिसेप्टर है GPCR, और GPCR में भी कई सारे पाथवे हम पढ़ते हैं, उसमें जो CAMP जब बनता है, CAMP जो पाथवे चलता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ऑक्सीटोसिन। यहीं पर अगर बात करें सोमैटोस्टेटिन की तो ये भी GPCR होता है और उसमें भी CAMP ही पाथवे चलता है। इसके बाद जो ANF है ये इसमें भी GPCR ही होता है, लेकिन GPCR में जो CGMP बनता है, यानी कि जब ग्वेनाइलेट साइक्लेज एक्टिवेट होता है तो वो CGMP बनाता है, ये पाथवे चलता है हमारे ANF में। ठीक है, अब इनको मैच करके बताना है कि कौन सा आंसर यहाँ सही होगा। तो देखिएगा, जो CAMP होता है इसमें 2 ऑप्शन दिए हैं CAMP, हम मैच करेंगे हार्मोन को लेकर के, या फिर हम ऑप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं, क्योंकि सारे मैच नहीं बताए हैं, कुछ ही की मैचिंग दी गई है। देखिए, फर्स्ट में दिया है कि A का 1 है और B का सेकंड है। A का 1 यानी कि जो IP3 होता है ये कहाँ काम करेगा, 1 में, यानी कि लेप्टिन में। तो देखिए ये बिल्कुल गलत है। IP3 कहाँ बनता है, अगेन ये भी GPCR में ही बनता है। अभी हमने पढ़ा है कि लेप्टिन जो होता है उसमें जैकस्टेट पाथवे चलता है, ना कि GPCR, तो ये तो गलत हो जाएगा, ये गलत है। सेकंड में दिया है B का 4th है और A का है 3rd, तो B का 4th क्या है, देखिए B का 4th में दिया है CGMP और B को किससे मैच किया है, 4th, यानी कि सोमैटोस्टेटिन से। तो देखिए हमने पढ़ा था कि जो सोमैटोस्टेटिन होता है ये GPCR को एक्टिवेट करता है, लेकिन कौन सा, CAMP वाला, ना कि CGMP वाला। तो यहाँ पर ये गलत हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी हमारा गलत है। थर्ड में देखिए दिया है C का 4th है, CAMP में क्या होगा, सोमैटोस्टेटिन होगा, तो बिल्कुल सही है। D का सेकंड है, यानी रिसेप्टर काइनेज में क्या आता है, IGF, तो बिल्कुल सही है।
यानी कि थर्ड ऑप्शन हमारा जाकर के सही मिला है। इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है कि सी का फोर्थ है, यानी कि CAMP किस में बनता है, सोमैटोस्टेटिन वाले लिगेंड से बनता है। और डी का सेकंड है, यानी कि रिसेप्टर काइनेज किस में होता है, जब IGF आकर के बाइंड करता है तो रिसेप्टर काइनेज एक्टिवेट होता है, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी द राइट। चलिए फोर्थ को एक बार देख लेते हैं। ई का दिया है सेकंड, यानी एसोसिएटेड काइनेज किस में आता है, सेकंड में, IGF में नहीं। देखिए IGF में आता है रिसेप्टर काइनेज, जिसमें एसोसिएट होता है वो है जैक स्टेट, और जो कि लेप्टिन में होता है। तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, यानी इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो सही आंसर है वो है थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए बढ़ते हैं आगे। ये क्वेश्चन भी आया है यूनिट नंबर 9, यानी कि डाइवर्सिटी वाले से। अगेन यहाँ पर भी चीजें बिल्कुल याद करने वाली हैं। डिजीज का नाम दिया है और आपसे पूछा है पैथोजन, कि ये डिजीज कौन सा पैथोजन कॉज करता है। ठीक है, चलिए इसको एक बार हम मैच करके देख लेते हैं। फायर ब्लाइट जो होता है ये करता है कोज एर्वीनिया एमाइलोवोरा। एर्वीनिया एमाइलोवोरा जो होता है ये फायर ब्लाइट करता है। बैक्टीरियल कैंकर कौन करता है, स्यूडोमोनास करता है। राइस ब्लास्ट कौन करता है, मैग्ना पोर्था करता है। और पाउडरी मिल्ड्यू कौन करता है, एरिसिफी करता है, जो भी हम देख के भी आए थे, एरिसिफी। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो पाउडरी मिल्ड्यू है वो किसने कॉज किया था, वो किया है एरिसिफी ने। तो ये इसका हो जाएगा फोर्थ, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ। और ए का फोर्थ देखो हमें केवल एक में ही दिया हुआ है, दैट इज द थर्ड ऑप्शन। राइस ब्लास्ट, राइस ब्लास्ट कौन करता है, राइस ब्लास्ट किया है मैग्ना पोर्थे ने, मैग्ना पोर्थे, मैग्ना पोर्थे, यानी कि बी का हो जाएगा थर्ड, बी का थर्ड है। सी का सेकंड, बैक्टीरियल कैंकर कौन करता है, स्यूडोमोनास, यानी सी का सेकंड। और फायर ब्लाइट किसने किया है, एर्वीनिया ने, यानी डी का वन। तो थर्ड ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 6, यानी प्लांट फिजियोलॉजी से। उसमें जो टॉपिक हम पढ़ते हैं फोटोसिंथेसिस या फिर रेस्पिरेशन के जितने भी टॉपिक हैं, उसमें आपसे पूछा है कि जो C3 प्लांट होते हैं और C4, बेसिकली ये आया हुआ है फोटोसिंथेसिस से। उसके बिहाफ पर ही हम प्लांट को डिवाइड करते हैं C3 प्लांट और C4 प्लांट में। तो C3 प्लांट, C4 प्लांट, यहाँ आपको प्लांट का नाम दिया है ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ टेम्परेचर बताया है और यहाँ सनलाइट की इंटेंसिटी बताई है। तो देखिएगा जो C3 प्लांट होते हैं, C3 प्लांट ऐसी जगह पर रहते हैं जहाँ टेम्परेचर मतलब कम रहता है, मतलब इनके लिए जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो कम होता है। और जो C4 होते हैं वो ऐसे प्लांट है जो इस एरिया में रहते हैं जहाँ पर टेम्परेचर ज़्यादा होता है। तो C4 प्लांट को हमें चाहिएगा मॉडरेट टेम्परेचर, मतलब बिल्कुल लो भी नहीं होता कि माइनस में चला गया, और इतना हाई भी नहीं है कि 40, 50, 60 तक जा रहा है, तो थोड़ा मॉडरेट रहता है। तो C3 प्लांट किस में आते हैं, मॉडरेट टेम्परेचर में आते हैं, और सनलाइट की इंटेंसिटी भी वहाँ पर मॉडरेट ही होती है। जबकि C4 प्लांट हाई टेम्परेचर में रहते हैं और सनलाइट की जो इंटेंसिटी है वो भी यहाँ हाई होती है। तो यानी A का सेकंड है और Q है, A सेकंड Q और B 1P, यानी कि फोर्थ ऑप्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन आया हुआ है यूनिट नंबर 10 से, यानी कि इकोलॉजी से। यहाँ आपको दिया है, कंडीशन दी है, अबंडेंस बताई है, प्रेडेटर लर्न बताया है, रिसोर्सेज का ओवरलैप बताया है। देखिए यहाँ फर्स्ट कंडीशन में आपको दिया है कि अगर मिमिक ज़्यादा है मॉडल से। अच्छा ठीक है, क्वेश्चन में दिया क्या है, विच अमंग द अबव सेट कंडीशन द बेस्ट सुटेड फॉर द मिमिक्री टू बी सक्सेसफुल। मतलब कोई भी एक एरिया है, उस एरिया में एक ऑर्गेनिज्म है जो कि काफ़ी हार्मफुल है, मतलब उसके जो प्रीडेटर होते हैं वो उसको खा ही नहीं पाते हैं, उन्हें पता है कि वो काफ़ी डेंजरस है, पॉइजनस है और वो खतरनाक है। तो कुछ और ऑर्गेनिज्म उनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, चलो उसको एक बार अच्छे से समझते हैं। मानो ये कोई एक फॉरेस्ट है, जंगल है, इस फॉरेस्ट में हमने एक ऑर्गेनिज्म बना दिया है, डेंजरस सा बनाते हैं, रेड सा। ये एक डेंजरस है और पॉइजनस जो है ना ये ऑर्गेनिज्म है।
और इसको देख करके इसके जो प्रीडेटर्स होते हैं, मानो ये इसका जो है प्रीडेटर है जो इसको खाता है, ये प्रीडेटर है जो इसको खाता है और इसको पता है कि ये डेंजरस है, तो ये इसको नहीं खाता है, मतलब ये इससे दूर भाग जाता है। ठीक है, तो यहीं पर कुछ और भी ऑर्गेनिज्म है, यहाँ पर कुछ और ऑर्गेनिज्म है, ये इतने हार्मफुल नहीं है, ये थोड़े स्वीट से हैं, तो इनको कोई भी आता है और खा लेता है। मतलब ये वाला जो प्रीडेटर है ये आएगा और उसको आराम से चट कर जाएगा। अब इसके जैसे जो और हैं वो क्या कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं और उसको भी देख रहे हैं। ये जो है देख रहे हैं कि ये वाले जो ऑर्गेनिज्म हैं ये हार्मफुल है और डेंजरस है, इसलिए ये जो प्रेडेटर हैं ये इनको नहीं खाते हैं, लेकिन हमें खा लेते हैं क्योंकि हम डेंजरस नहीं हैं, हम पॉइजनस नहीं हैं। लेकिन ऐसे कैसे काम चलेगा, अगर वो हमें लगातार खाते रहेंगे तो हम धीरे धीरे कम हो जाएंगे। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये इनकी तरह बिहेव करना स्टार्ट कर देते हैं। हालांकि ये ऐसे नहीं है, ये स्वीट हैं और ये पॉइजनस हैं, लेकिन ये बचना चाहते हैं इस प्रेडेटर से, तो ये इसकी तरह दिखना स्टार्ट कर देते हैं। इसको बोलते हैं मिमिक। तो यहाँ पर जो मिमिक्री कर रहा है, मिमिक्री जो कर रहा है वो तो होता है मिमिक। तो ये तो है मिमिक और ये है मॉडल। ये मॉडल क्यों है, क्योंकि ये इसको मिमिक कर रहा है, तो ये मॉडल है और ये है प्रेडेटर। ठीक है, ये मिमिक है, ये मॉडल है, ये प्रेडेटर है। अब अगर ये इसकी तरह बिहेव कर रहा है तो प्रेडेटर समझता है कि ये है, इसलिए ये इसे नहीं खाता है। लेकिन क्वेश्चन में आपसे पूछा है, 4 कंडीशन दी हैं और पूछा है कि कौन सी कंडीशन में ऐसा है कि मिमिक जो है वो सरवाइव कर पाएगा, मतलब मिमिक की जो मिमिक्री है वो सक्सेसफुल हो जाएगी। मतलब ये बचने के लिए मिमिक्री कर रहा है तो ये बच जाएगा, कौन सी कंडीशन में, ये आपसे पूछा है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट में आपको दिया है, फर्स्ट कंडीशन में कि यहाँ पर जो मिमिक है उनका नंबर ज़्यादा है एज कंपेयर टू मॉडल। तो पहले इस चीज़ को ही देख लेते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ ये तो है मॉडल, ये है मिमिक, तो किनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पर ये जो हार्मफुल है इनका नंबर ज़्यादा होना चाहिए, और ये जो मिमिक्री कर रहे हैं इनका नंबर कम होना चाहिए। ऐसा क्यों है, देखिए प्रेडेटर है, अगर इनका नंबर ज़्यादा है, मानो प्रेडेटर आया, उसने एक प्रे को खा लिया, मतलब इसको खा लिया, लेकिन जैसे ही इसने इसको खाया तो वो उसे मतलब अच्छा नहीं लगा, या फिर इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसने इसको किल कर दिया, या फिर कुछ और हार्मफुल इफेक्ट डाल दिए, तो अब आगे से वो कभी भी इसको नहीं खाएगा। अब ये जो है ये भी इसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, तो ये इन्हें भी नहीं खाएगा। लेकिन क्या हो कि अगर इस पूरे जंगल में इनका अमाउंट ज़्यादा हो जाए, ये तो क्या है, ये तो बस 2 ही हैं, ठीक है, और यहाँ पर हर जगह ये हो गए हैं, ये है हर जगह, और ये मिमिक कर रहे हैं इसकी तरह, तो प्रेडेटर आएगा, वो जब इनका नंबर ज़्यादा है तो वो इसको खा लेगा। अब जब वो इसको खा लेगा तो उसे तो वो मीठे लगेंगे, हालांकि वो मिमिक कर रहे हैं इसकी तरीके से, लेकिन वो है तो नहीं ये, तो वो उसको खा लेते हैं। फिर ये सोचता है प्रेडेटर कि ये दिखावा कर रहे हैं, ये इतने भी हार्मफुल नहीं है जितने ये दिख रहे हैं, ठीक है, तो ये फिर भी मारे जाएंगे। तो अगर ये चाहते हैं कि इस एरिया में रहकर ये बच जाएं, तो इन्हें अपना नंबर कम रखना पड़ेगा मॉडल से, ताकि जो प्रेडेटर है वो जब भी खाए तो उन्हें ही खाए, और जैसे वो इन्हें खाएगा तो फिर वो आगे इन्हें नहीं खा पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मिमिक ज़्यादा है तो सक्सेसफुल नहीं होगी मिमिक्री, तो ए भी हमारा आंसर नहीं है। अगर मॉडल ज़्यादा है मिमिक से, हाँ, तो ये कंडीशन हो सकती है। इसमें क्या दिया है कि मिमिक और मॉडल बराबर हैं, तो ये भी कंडीशन में सक्सेस नहीं होंगे, और यहाँ भी क्या बताया है कि मॉडल जो है वो ज़्यादा है। चलिए, फिर 2 कंडीशन हमारे पास आई हैं। अब आगे बात किया है प्रेडेटर लर्न्स, मतलब प्रेडेटर को पता होना चाहिए कि ये हार्मफुल है। अब सोच के देखो कि ये हार्मफुल है और ये भी इसकी तरह एक्ट कर रहे हैं, और ये जो प्रेडेटर है उसे पता ही नहीं कि ये हार्मफुल है, तो वो तो सबको खाएगा, तो फिर ये भी खाए जाएंगे। तो कंडीशन ये भी ज़रूरी है कि प्रेडेटर को पता होना चाहिए कि ये हार्मफुल है, तभी तो अगर ये इसकी तरह एक्ट करते हैं तो ये इनको भी नहीं खाएगा। तो सेकंड कंडीशन ये भी ज़रूरी है कि प्रेडेटर को लर्न होना चाहिए कि कौन सा मतलब हार्मफुल है, इसमें मतलब कौन हार्मफुल है, या फिर जो ऐसा दिखता है वो हार्मफुल है, ये इसे पता होना चाहिए।
तो प्रीडेटर को लर्न होना चाहिए, तो हमने पहले कट कर दिया है, ये भी कट हो गया है। इसमें कह रहा है कि प्रीडेटर को लर्न नहीं होना चाहिए, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, तो पहली बात तो मॉडल का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, प्रीडेटर को पता होना चाहिए, और रिसोर्सेज की जो ओवरलैपिंग है वो नहीं होनी चाहिए। अब जैसे देखो कि अगर ये दोनों रह रहे हैं और इनका नंबर अगर ज़्यादा हो जाए और ज़्यादा भी ना हो, फिर भी जो रिसोर्सेज हैं इनके बीच में वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि अगर ये फ्रूट खाता है तो ये भी फ्रूट खाए, क्योंकि अगर दोनों फ्रूट खाने लगे तो इन दोनों के बीच में ही फाइट हो जाएगी, और ये तो हार्मफुल है ही, तो ये इसको पहले ही किल कर देंगे। हालांकि ये बचना चाहते हैं, तो अगर ये बचना चाहते हैं, इस एरिया में सर्वाइव करना चाहते हैं, तो इनके जो रिसोर्सेज हैं दोनों के वो ओवरलैप नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो रिसोर्सेज की जो ओवरलैपिंग है वो नहीं होनी चाहिए। तो यानी कि जो हमारा बी ऑप्शन है, यहाँ पर जो बी कंडीशन है, अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल होती हैं तो ही उस एरिया में जो मिमिक्री है वो सक्सेसफुल होगी। तो यानी कि बी ऑप्शन यानी सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप ये समझ आया होगा। आगे बात करते हैं, ये है यूनिट नंबर 11 यानी कि एवोल्यूशन से, और ये आया है जियोलॉजिकल टाइम पीरियड से। यहाँ आपको दिया है जियोलॉजिकल टाइम, और यहाँ दिया है कि इस टाइम में कौन से इवेंट हुए हैं, ये आपको मैच करके बताना है। तो सीनोजोइक दिया है, क्रिस्टेशियस दिया है, पैलेजोइक दिया है और क्वाटरनरी दिया है। चलिए इनको मैच कर लेते हैं। सीनोजोइक जो होता है ये ईरा है, क्रिटेशियस क्या है, ये पीरियड है, पैलेजोइक ये भी ईरा है, और क्वाटरनरी क्या है, ये भी एक पीरियड है। देखो इसमें जो सीनोजोइक होता है वहाँ पर जो मैमल्स हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, मतलब बहुत तरीके के मैमल्स फॉर्म होने स्टार्ट हो गए थे इस ईरा में। कौन से, सीनोजोइक ईरा में। उसके बाद जो क्रिटेशियस पीरियड है उसके अंदर जो एंजियोस्पर्म थे उनमें डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट हुआ, मतलब इस टाइम पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के एंजियोस्पर्म की फॉर्मेशन हो रही थी। पैलेयोजोइक में क्या हुआ था, जो मॉडर्न फोना थे उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ, मतलब ऐसे एनिमल्स जो अभी भी मिलते हैं वो अलग अलग तरीके से फॉर्म हो रहे थे, उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ था पैलेयोजोइक ईरा में। ठीक है, इसके बाद जो क्वाटरनरी पीरियड है उसमें क्या हुआ, जो मेगाफोना है वो एक्सटिंक्शन हो गए थे, मतलब जो बड़े बड़े एनिमल थे वो एकदम से एक्सटिंक्ट हो गए थे, उनका नंबर बिल्कुल ही खत्म हो गया था। वो कब हुआ, वो हुआ क्वाटरनरी पीरियड में। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं। तो देखिए सीनोजोइक में क्या हुआ है, मैमल्स का डाइवर्सिफिकेशन हुआ है, यानी ए का हो जाएगा फोर्थ, और ए का फोर्थ हमें दिया है दो ऑप्शन में, सेकंड में और फोर्थ में। इसके बाद जो क्रिटेशियस है उसमें एंजियोस्पर्म का डाइवर्सिफिकेशन हुआ, यानी बी का है 1, और बी का 1 हमें केवल एक में दिया है, यानी कि द सेकंड ऑप्शन। ठीक है, पैलेयोजोइक में क्या हुआ था, इसमें जो मॉडर्न फोना थे उनका डाइवर्सिफिकेशन हुआ था, और क्वाटरनरी में जो मेगाफोना थे उनका एक्सटिंक्शन हुआ था। ठीक है, तो सी का सेकंड है और डी का थर्ड, यानी कि द सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओके, चलिए देखते हैं आगे। ये क्वेश्चन है यूनिट नंबर 13 से, यानी मेथड्स इन बायोलॉजी से। कॉलम एक्स के अंदर आपको दिया, कॉलम ए के अंदर दिया है टेक्निक का नाम, और कॉलम बी के अंदर दिया है कि इसमें क्या किया जाता है, इस टेक्निक में क्या किया जाता है ये आपको बताना है। तो देखिए ये क्वेश्चन कई बार मैं करवा भी चुकी हूँ, और आया हुआ है रेस के बारे में। देखिए रेस क्या होता है, इसकी फुल फॉर्म में ही इसका काम छिपा हुआ है। इसकी फुल फॉर्म होती है रैपिड एम्प्लीफिकेशन ऑफ cDNA एंड। ठीक है, तो cDNA बनता किससे है, mRNA से बनता है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, रेस जो टेक्निक होती है उसकी हेल्प से जो हम cDNA होते हैं उनके एंड को, उनकी जो एंड के सीक्वेंस होते हैं उनको फाइंड आउट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि जो mRNA का एंड है उनको हम डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, तो रेस में क्या होता है, डिटरमाइनिंग ऑफ द एंड ऑफ mRNA, यानी ए का हो जाएगा थर्ड, और ए का थर्ड हमें केवल एक ही ऑप्शन में दिया हुआ है, दैट इज द सेकंड ऑप्शन। इसके बाद दिया है साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग। देखो साउथ ब्लोटिंग जो होती है वो होगी डीएनए के लिए, नॉर्दर्न ब्लोटिंग होती है आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लोटिंग होती है प्रोटीन के लिए। तो अगर हम इन दोनों को मिला देते हैं, साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग जो है वो होती है डीएनए और प्रोटीन के इंटरेक्शन के लिए, मतलब ऐसे कुछ प्रोटीन जो डीएनए से बाइंड करते हैं, तो वहाँ पर डीएनए के बारे में भी हमें जानना पड़ेगा और उस प्रोटीन के बारे में भी। तो डीएनए प्रोटीन जब इंटरेक्शन करते हैं तो उस चीज़ को अगर हमें जानना है तो वहाँ हम साउथ वेस्टर्न ब्लोटिंग करेंगे, यानी बी का हो जाएगा 1।
और बी का 1 भी यहाँ पर है, ठीक है। इसके बाद रिक्रूसिंग पीसीआर क्या होता है, जिसमें हम सिंथेटिक डीएनए को कंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब बहुत सारे डीएनए की फॉर्मेशन होती है विद द हेल्प ऑफ रिक्रूसिव पीसीआर, तो सी का हो जाएगा 4th। और टैगमैन क्या है, टैगमैन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम फ्लोरेसेंट प्रोब को यूज करके चीज़ों को डिटेक्ट करते हैं। तो इसमें जो FAM है ये एक फ्लोरेसेंट प्रोब है जिसको ये डिटेक्ट करता है, और फिर हम जहाँ पर भी हमने ये प्रोब डाला हुआ है वो फ्लोरेसेंट होकर के चीज़ों को दिखाता है। तो ये टैगमैन जो है ये FAM के लिए यूज किया जाता है। तो डी का हो जाएगा 2nd, एंड द सेकंड ऑप्शन विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखते हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ है अगेन यूनिट नंबर 13 या 12 से हम इसको ले सकते हैं, यूनिट नंबर 12 अप्लाइड बायोलॉजी से। तो कॉलम ए के अंदर आपको मॉलिक्यूलर मार्कर्स के नाम दिए हैं, और कॉलम बी के अंदर वो कैसे हैं, मतलब उनकी प्रॉपर्टीज आपसे पूछी हुई है, तो मैच करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही है। ठीक है, चलिए देखते हैं ये मार्कर्स की जो प्रॉपर्टीज दी गई है उसके बिहाफ पर। तो इसमें 2 टर्म आती है, एक लोकस आता है और एक आता है मार्कर। अब ये लोकस मार्कर हैं क्या, चलिए इनके बारे में देख लेते हैं। अ लोकस इज अ फिजिकल साइट और लोकेशन विद इन अ जीनोम समवॉट लाइक अ स्ट्रीट एड्रेस। देखो हमारे पास जो जीनोम है, मतलब पूरा जो डीएनए होता है उसमें जो क्रोमोसोम होते हैं, तो कोई भी पर्टिकुलर जीन है, मान लेते हैं जीन 1 है, तो जीन 1 अगर यहाँ प्रेजेंट है तो ये जीन 1 के लिए लोकस हो जाता है। मतलब लोकस हमें क्या बताता है, एड्रेस बताता है किसी भी जीन का। लोकेशन क्या है, किसी भी पर्टिकुलर जीन की या डीएनए की सेगमेंट की पोजीशन इन द होल जीनोम। मतलब ये पूरा एक सेल है, इस सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के अंदर ये होल डीएनए, मतलब पूरा डीएनए है, तो इसको बोलते हैं कंप्लीट जीनोम। और इस जीनोम में अगर हम बात करें किसी पर्टिकुलर सेगमेंट की, जैसे कि देखो अगर मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात करती हूँ कि ये है द येलो वन, तो ये क्या है, येलो क्या है, यहाँ पर इसकी लोकस है उस जीन की, तो उसको बोलते हैं लोकस। ठीक है, देखिए लिखा भी है, अ लोकस इज अ फिजिकल साइट और लोकेशन विद इन अ जीनोम। एक जीनोम में किसी भी जीन की या किसी भी डीएनए के सेगमेंट का लोकेशन क्या है, उसे हम उसका लोकस बोलते हैं, और जब बहुत सारे होते हैं तो उसको हम लोकाई बोल देते हैं। ठीक है, अब ये मॉलिक्यूलर मार्कर्स क्या होते हैं, देखिए ये मार्कर्स हमें उस पर्टिकुलर लोकस का एड्रेस बताते हैं। अब पूरा, जैसे मानो एक पूरा गांव है, उस गांव में कोई घर है, वो हमने लोकस मान लिया। जैसे मानो मेरा गांव है और उसमें मेरा घर है, तो वो मेरी लोकस है। और मेरे आसपास कोई ऐसी चीज़ है जो कि फेमस है, तो वो मेरे लिए मार्कर का काम करेगा। जैसे मानो मेरा गांव है, मेरा घर, वहाँ पर लोकस है, और मुझे कुछ मंगवाना है मेरे घर पे, तो होता क्या है कि हमें एक लैंडमार्क देना पड़ता है कि तुम्हारे घर के आसपास क्या ऐसी चीज़ें हैं जिसको सब जानते हैं। तो मानो अगर मेरे घर के आसपास कहीं वहाँ बड़ा स्कूल है, तो मैं लैंडमार्क में दूंगी कि यहाँ मेरे घर के पास एक स्कूल है, तो स्कूल क्या है, एक लैंडमार्क हो जाएगा। तो जब भी वो पार्सल मेरे पास आएगा तो वो आसपास पूछ सकता है कि ये स्कूल कहाँ है, तो क्योंकि स्कूल है, फेमस है, सबको पता है, तो वो स्कूल पर आकर के मुझे फ़ोन करेंगे कि हम यहाँ हैं, अपना पार्सल ले जाइए। तो इस तरीके से हम चीज़ों को ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही जीनोम बहुत बड़ा है, बहुत सारे जीन हैं, तो अगर हमें कोई पर्टिकुलर जीन को ढूंढना है तो हम क्या करेंगे, हम मार्कर्स ढूंढते हैं। ठीक है, मार्कर्स क्या होते हैं, डीएनए का ही पार्ट है, ऐसा नहीं कि कोई अलग से चीज़ें हैं। मार्कर क्या है, डीएनए का ही पार्ट है, जो कि थोड़ा सा स्पेसिफिक हम कर लेते हैं ताकि वो हमें बता सके कि यहाँ पर पर्टिकुलर जीन प्रेजेंट है, तो वो होते हैं मॉलिक्यूलर मार्कर। ठीक है, तो यहाँ पर भी देखो इनको क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मार्कर, और इनको ही हम बोलते हैं मार्कर लोकाई। मतलब ऐसा मार्कर या फिर कोई ऐसी चीज़ या फिर कोई ऐसा लैंडमार्क जो हमें कोई पर्टिकुलर लोकस के बारे में बता देता है। ठीक है, और आर द डीएनए सीक्वेंस, देखो ये मॉलिक्यूलर मार्कर क्या होते हैं, डीएनए के सीक्वेंस होते हैं। तो ये डीएनए सीक्वेंस बेस्ड लैंडमार्क होते हैं फॉर आइडेंटिफाइंग द क्रोमोसोम सेगमेंट एंड कंस्ट्रक्टिंग द लिंकेज मैप, और इसी की हेल्प से हम लिंकेज मैप भी बनाते हैं। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूलर मार्कर होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं, मल्टी लोकस और एक होते हैं सिंगल लोकस।
मल्टी लोकस जैसे कि देखो नाम से इंडिकेशन है, और ये है सिंगल लोकस। मतलब ऐसे मार्कर जो केवल एक ही लोकस के बारे में हमें बताते हैं उसको सिंगल लोकस कहेंगे, और एक ऐसा मार्कर जो कि हमें अलग अलग लोकस के बारे में बता सकता है, हालांकि वो अकेला है लेकिन अलग अलग लोकस के बारे में वो हमें बता सकता है, तो उसे बोलते हैं मल्टी लोकस। ठीक है, देखो यहाँ पर जो सिंगल लोकस होता है इसका मतलब समझते हैं। सिंगल लोकस मार्कर investigate a variation of alleles in one locus. In a diploid genome, a maximum of 2 bands will be observed in a single locus system, that is RFLP, SSR, SSCP और SSLP। ये एग्जाम्पल है हमारे सिंगल लोकस मार्कर के। ठीक है, जो मल्टी लोकस मार्कर होते हैं विल ऑब्जर्व मैनी बैंड इन अ सिंगल एनालिसिस। मतलब इसमें तो क्या होता है, हमें एक या दो ही बैंड मिलते हैं क्योंकि ये हमें सिंगल लोकस के बारे में बता रहा है। लेकिन जब हम इसको डिफाइन करते हैं, टेक्निक से हेल्प लेते हैं, तो यहाँ ये जो मल्टीपल लोकस वाला मार्कर है ये हमें बहुत सारे बैंड को दिखाता है। स्क्रीनिंग ऑफ मल्टीपल लोकाई डिस्ट्रीब्यूटेड रैंडमली थ्रू आउट द जीनोम। मतलब इसमें क्या करता है, ये इन चीज़ों को डिफाइन करता है, मतलब ऐसी लोकाई जो मल्टीपली मतलब प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल हैं RAPD, OAF एंड AFLP। ये एग्जाम्पल है हमारे मल्टी लोकस मार्कर के, और ये है सिंगल लोकस मार्कर के। ठीक है, देखो यहाँ लेकिन हमारे क्वेश्चन में लोकस के बारे में भी दिया हुआ है, मल्टी एलील के बारे में भी दिया है और कोडोमिनेंट के बारे में भी दिया है, तो हमें ये तीनों ही टर्म के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए यहाँ आगे जो RFLP है, मतलब RFLP हम देख के आए थे अभी। देखिए RFLP कैसा मार्कर है, ये है एक सिंगल लोकस मार्कर। तो देखिए RFLP मार्कर एज द सिंगल लोकस मार्कर, ये सिंगल लोकस मार्कर होता है। RFLP एंड अदर सिमिलर मार्कर जैसे कि SSR है, SSCP है, आर ऑल्सो नोन एज मल्टी एलिलिक मार्कर। जो सिंगल लोकस होते हैं वो मल्टी एलिलिक होते हैं, और जो मल्टी लोकस होते हैं वो सिंगल एलिलिक होते हैं। देखो उसके पीछे का रीजन क्या है। मान के चलो कि हमारे पास ये पूरी एक पॉपुलेशन है, पूरा मतलब ग्रुप ऑफ ह्यूमन बींग्स है, पॉपुलेशन है कोई भी। तो एग्जाम्पल लेते हैं ABO ब्लड ग्रुप का। तो देखिए एक ह्यूमन के अंदर मतलब इस जो ABO ब्लड ग्रुप है उसमें एक जीन होता है, और उस जीन के 3 एलील होते हैं, IA, IB एंड IO। तो मतलब ये जो जीन है जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, ये एक मल्टी एलिलिक जीन है, मतलब जिसके 2 से ज़्यादा एलील हैं उसको हम मल्टीपल एलील बोलते हैं। तो उसके पास IA, IB, IO। लेकिन बात यह है कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल 2 ही एलील पॉसिबल हैं, आइदर वो IA है या फिर IB है, या IA, IO है, IB, IO है, या फिर AB और मतलब IA, IB है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर आप तीनों एलील फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई 2 हो सकते हैं या फिर एक भी हो सकता है। मतलब ऐसे IA, IA तो A ब्लड ग्रुप होगा, IB, IB तो B ब्लड ग्रुप होगा, IA, IB है तो AB ब्लड ग्रुप होगा, और I0, IB है तो B होगा, I0, IA है तो A होगा। यानी कि एक ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 ही एलील हो सकते हैं एक टाइम में। लेकिन फिर हमें ये कैसे पता लगा कि 3 एलील होते हैं, ये हमें पता लगा है कि देखो एक ये ऑर्गेनिज्म है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि जो क्रोमोसोम है वो इसका भी यहाँ ऐसे है, इसके पास भी क्रोमोसोम है, इसके पास भी क्रोमोसोम है, इसके पास भी क्रोमोसोम है, और ये लोकस है उस जीन की जो कि ABO ब्लड ग्रुप को डिफाइन करता है। तो यहाँ पर तो है IA, इस तरीके से लेते हैं, ये जीन है, इसके पास सेम लोकस है, इसके पास तो है IA, इसके पास है इसी लोकस पर IB, इसके पास है I0 और इसके पास है IA। तो लोकस तो बिल्कुल सेम है लेकिन एलील डिफरेंट हो गए हैं। तो अगर हमने ऐसा मार्कर यूज किया है जो सिंगल लोकस है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म लो वो सेम लोकस पर ही हमें बताता है, लेकिन यहाँ एलील डिफरेंट है। ठीक है, तो देखो ये भी सेम लोकस है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, लेकिन एलील डिफरेंट आ जाएंगे। इस केस में IA आएगा, इस केस में IB, इसमें I0, इसमें IA। तो जो सिंगल लोकस होते हैं जो केवल एक ही लोकस को हमें बताते हैं, तो वो हमें मल्टीपल एलील के बारे में बताते हैं, वो हमें मल्टीपल एलील के बारे में बताते हैं। अब मानो अगर ABO ब्लड ग्रुप के लिए I0 ना हो
तो आपको हमेशा यहाँ IA IB ही मिलेगा। तो ये बताएगा कि इस लोकस पर हर किसी के अंदर या तो IA है या तो IB है। लेकिन अगर I नोट भी आ गया है तो मतलब हमें यहाँ इस एलील का भी पता लग गया है। तो जो सिंगल लोकस होते हैं वो हमें मल्टीपल एलील के बारे में बताते हैं, इसलिए सिंगल लोकस मल्टीपल एलील होते हैं। ठीक है, इसका वाइस वर्सा हो जाएंगे। जो मल्टीपल लोकस होते हैं वो सिंगल एलील के बारे में हमें बताते हैं। मतलब वो करते क्या है कि जैसे मल्टीपल लोकस को देखते हैं, जैसे मानो ये एक ऑर्गेनिज्म है और ये इसके कई सारे क्रोमोसोम हैं, तो अलग अलग लोकस पर वो बताता है हमें, अलग अलग लोकस पर बताता है कि क्या सेम एलील है या डिफरेंट एलील है। ठीक है, तो इस तरीके से जो मल्टीपल लोकस का होता है, मल्टी लोकस होता है, वो हमें बताते हैं सिंगल एलील, वो हमें सिंगल एलील बताते हैं। ठीक है, और जो सिंगल लोकस मल्टीपल एलील होते हैं वो आगे देखेंगे हम। यहाँ पर कोडोमिनेंट डोमिनेंट का भी केस है। अच्छा, यहाँ पे दिया हुआ है, हाँ देखिए यहाँ, अ डोमिनेंट मार्कर आइडेंटिफाई अ सिंगल डोमिनेंट एलील, दे इंडिकेट डिफरेंस बेस्ड ऑन वेदर अ बैंड इज प्रेजेंट और एब्सेंट। मतलब कि जो डोमिनेंट मार्कर होते हैं वो हमें क्या बताते हैं, एक सिंगल डोमिनेंट एलील के बारे में बताते हैं। जबकि जो कोडोमिनेंट होते हैं वो हमें क्या बताएंगे, कोडोमिनेंट मार्कर में बहुत सारे बैंड आपको दिखाई देंगे, अपेयर एज अ बैंड DNA बैंड ऑफ मैनी डिफरेंट एलील। तो डिफरेंट एलील के दिखते हैं, मतलब कि ये मल्टीपल एलील का है, ये मल्टीपल एलील का है, और उसमें हमें केवल 2 ही एलील का मिलता है, मतलब डोमिनेंट का दिखाता है, तो ये सिंगल एलीलिक है। यानी कि जो डोमिनेंट होता है ये सिंगल एलील के बारे में हमें बताता है। तो देखिए सिंगल एलील मतलब कि मल्टीलोकस, मल्टीलोकस मतलब कि डोमिनेंट। तो देखो ये तीनों चीजें आपको देखनी है कि जो डोमिनेंट मार्कर है वो ही मल्टीलोकस है और वो सिंगल एलील है, जो कोडोमिनेंट है वो सिंगल लोकस है और मल्टी एलील है। तो ये तीनों टर्म जो है एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जो डोमिनेंट है मल्टी लोकस है लेकिन सिंगल एलीलिक है, जो कोडोमिनेंट है वो सिंगल लोकस है और मल्टी एलीलिक है। एग्जाम्पल हमने देखा था RAPD और AFLP, ये कैसे हैं, डोमिनेंट मल्टी लोकस और सिंगल एलीलिक हैं। जबकि RFLP और SSR कोडोमिनेंट सिंगल लोकस और मल्टी एलीलिक हैं। आई होप ये चीज़ें मैं आपको समझा चुकी हूँ अच्छे से, आपको समझ आ भी गया है। लेकिन अभी भी कोई डाउट लगता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए एक बार आप इनको भी एक बार रीड कर लेना अच्छे से। अपने क्वेश्चन पर मूव करते हैं, आंसर को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो RFLP है, RFLP और SSR सिंगल लोकस थे, तो मल्टी एलीलिक भी हो सकते हैं, कोडोमिनेंट। यानी तीनों टर्म जो है एक के लिए ही है, और वो किसके लिए है, RFLP के लिए और SSR के लिए। जो सिंगल एलीलिक है वो मल्टी लोकस है और डोमिनेंट है, मतलब ये तीनों टर्म एक के लिए है, और वो कौन से हैं, AFLP और RAPD। ठीक है, चलिए मैच कर लेते हैं। तो RFLP का कोई भी आंसर हो सकता है, 1 2 3 देख लेते हैं। A का क्या है, A का 4 नहीं हो सकता, 4 5 6 नहीं हो सकता है A का या तो 1 है या तो 2 है या तो 3 है, तो ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। इसमें 1 और 2 दिया है, हाँ ये दोनों हम देख सकते हैं। SSR का भी देखिएगा, या तो 1 हो सकता है या तो 2 या तो 3, क्योंकि ये तीनों एक ही टर्म है। तो SSR के लिए यानी B के लिए 1 2 3 हो सकता है, B के लिए 1 2 3, ठीक है, दोनों में दिया है। ओके, AFLP के लिए आंसर या तो 4th 5th 6th हो सकता है, तो C के लिए 4 5 6, C के लिए 5th है, 1 कभी भी नहीं हो सकता, तो 4th भी कट जाएगा। और D क्या दिया हुआ है, D RAPD यानी क्या है, ये डोमिनेंट है, तो D का हो जाएगा 4th, यानी कि 3rd ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। ओके, चलिए तो सारे क्वेश्चन जितने भी इस पेपर के अंदर मैचिंग टाइप में आए थे वो हमने कर लिए हैं। मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि जून 2023 से लेकर के आज दिसंबर 2023 तक जितने भी मैचिंग टाइप क्वेश्चन हैं अलग अलग पेपर में, अलग अलग वीडियो की हेल्प से हमने कर लिए हैं। तो 2 पेपर यहाँ हुए हैं, 2 पेपर 2022 के हुए हैं, 2 पेपर 2021 के हुए हैं, 2 पेपर हुए हैं 20 के, 2 पेपर हुए हैं 19 के,
2019 के। तो इस तरीके से 2, 4, 6, 8, 10 हमने पूरे 10 पेपर सोल्व कर लिए हैं अलग अलग से मैचिंग टाइप को देखते हुए। ठीक है, तो अगर आपने ये वीडियोस नहीं देखी है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जा करके देख सकते हैं। तो वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।